हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखेंगे, जिसमें से पहला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर न्याय या बुलडोजर जस्टिस को लेकर कल 2 सितंबर को एक सुनवाई के दौरान प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर न्याय क्या है। दूसरा मुद्दा है हमारा वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन को जो है कि 2807 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को कल मंजूरी दे दी गई है। तो उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या पहलू है, क्या क्या किया गया है। तीसरा मुद्दा है कि चीनी सामानों की भरमार से हमारे एमएसएमई सेक्टर या सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है उनको खतरा है। ये एक थिंक टैंक है GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये बात कही गई है कि जो चीन द्वारा सामानों की भरमार है, खासतौर से औद्योगिक उत्पादों की, उसके कारण भारत का MSME सेक्टर तबाह हो रहा है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए चले पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुलडोजर न्याय पर प्रश्न या सवाल खड़ा किए हैं वो क्या है। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ सुनवाई कर रही थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथ करके हैं, इन दो लोगों की पीठ जो है एक सुनवाई कर रही थी बुलडोजर जस्टिस पे, यानी जो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किसी अपराधी का घर गिरा दिया जाता है बुलडोजर से, उसको लेकर सुनवाई कर रही थी कि याचिका दायर की गई है कि सरकार किसी दंगे में या किसी आपराधिक प्रवृत्ति में कोई व्यक्ति रहता है तो वो उसके घर को गिरा रही है। इसकी सुनवाई हो रही थी। हालांकि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार किसी के अपराधी होने से उसका घर नहीं गिराती है, पहले से अगर उसके द्वारा इंक्रोचमेंट या अवैध निर्माण किया रहता है तो कानून के तहत वो प्रक्रिया की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने भी कहा कि वो इसको लेकर दिशा निर्देश देने की देना चाहती है, देने पर विचार कर रही है, लेकिन वो किसी अवैध अतिक्रमण को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर न्याय क्या है, उससे क्या क्या है उसमें हम समझते हैं। परिचय के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, 2 सितंबर को इसने बुलडोजर न्याय के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गाइडलाइंस जारी कर सकती है कि कैसे इसको संचालित किया जाए। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि किसी भी संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियुक्त किसी अपराधी मामले में शामिल है। पीठ ने कहा कि भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ का पालन किया बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर उसका पहले तो अगर किसी की कोई सिर्फ संपत्ति इसलिए नहीं कि वो अपराधी है या वो दोषी ठहरा दिया गया हो तब भी नहीं उसका गिराया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनता है, उसके लिए अलग न्याय है। साथ ही में अगर वो उस पर कार्रवाई हो, यानी वो अवैध अतिक्रमण कर भी रहा है, तो जो ड्यू कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलग कार्रवाई करना उचित नहीं है। ठीक है, आइए ज़रा सा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जो अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह का वो प्रस्ताव करने पर वो विचार कर रही है कि कुछ दिशा निर्देश जारी कर दे जिसका इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह अवैध निर्माण का बचाव नहीं कर रहा है। हम सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध ढांचे का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन विध्वंस के लिए दिशा निर्देश होने चाहिए। यानी कि अवैध इंक्रोचमेंट का हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी डिमोलिशन का कार्रवाई हो रही है तो उसका कोई दिशा निर्देश या उसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। यूं ही नहीं कोई जब भी चाहे तब भी किसी का वो आप घर गिरा दें। मामले को ज़रा समझें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, कई मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रही थी, जहांगीरपुरी का मामला है कि वहाँ पे एक बार जो है
किसी धार्मिक जुलूस को लेकर विवाद होता है, उसके बाद वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है, जो अवैध अतिक्रमण रहता है उसको हटाया जाता है। वो मामला पहले से है, 2022 का मामला है, उसी में सुनवाई चल रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि वो इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करना चाहता है कि बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा नहीं हो सकती है। तो आइए ज़रा बुलडोजर जस्टिस को समझें कि क्या है बुलडोजर जस्टिस। तो देखिए, बुलडोजर न्याय या बुलडोजर जस्टिस, जिसे बुलडोजर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, ये कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा के दंगाइयों और आरोपी अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी भरकम मशीनरी का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है। बड़ी मशीनरी से या जिनसे घर आदि डिमोलिशन की कार्रवाई की जाती है, उनके द्वारा अपराधी यानी जो कथित हों, यानी जिन पे अपराध का हो, या सांप्रदायिक हिंसा के दंगाई हों या अन्य आरोपी हों, अगर उनके घर की गिराने की कार्रवाई की जाती है तो इसे कहा जाता है कि ये बुलडोजर जस्टिस है। बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर न्याय के हिस्से के रूप में पूरे भारत में घरों, दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से गिराया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, यानी सरकार द्वारा अपराधी या जिन पे आरोप हो, दंगा का आरोप हो, सांप्रदायिक हिंसा का आरोप हो, बलात्कार का आरोप हो, ऐसे अपराधियों के घरों को गिराए जाने की प्रक्रिया को गिराने ध्वस्त करने की प्रक्रिया को जो है बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर न्याय के रूप में देखा जाता है। इस प्रथा की कड़ी, हालांकि इस प्रथा की कड़ी आलोचना भी होती है, क्योंकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपित साबित होने से पहले ही उस पर कार्रवाई करने का कहाँ तक तुक होता है। दूसरे ये भी एक बात आती है कि अगर कोई आरोपी है भी, कोई दोषी है भी, तो वो घर में तो सिर्फ वही नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए एक की सज़ा सबको क्यों न दिए। इन कुछ मुद्दों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। बुलडोजर न्याय आप पहली बार कब सामने आया, तो देखिए फरवरी 2017 में चुनाव होता है यूपी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। सितंबर 2017 में वो एक कहते हैं कि अपराध के खिलाफ जो है, अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ वो बुलडोजर कार्रवाई का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सरकार महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अपराध करने की सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के घर को बुलडोजर से गिरा देगी। इसी के बाद संभवतः ये मामला चला था। उसके बाद जैसे अगर देखा जाए तो सत्ता में आने के बाद जी है, योगी ने बुलडोजर की मदद से राज्य में भू माफियाओं से चंगुल से 67,000 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया। और बुलडोजर न्याय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने और अपराध के खिलाफ सख्त मुख्यमंत्री की छवि बनाने में मदद की, खासकर ऐसे राज्यों में जहां कानून का शासन ढीला ढाला रहता था। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी उसके पहले बहुत कानून का ढीला ढाला शासन था, लेकिन उसके बाद से लोगों के अंदर डर आया। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये सही भी है, चुनाव में ये बात मामले आई और ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि सिर्फ ये नहीं कि इसको यानी योगी जी ने इसको अपनाया, योगी जी के बाद कई सारे जो है योगी आदित्यनाथ के बाद कई सारे भाजपा शासित राज्यों में भी अपनाया गया। यहाँ तक कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भी वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर जस्टिस को अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि जो विध्वंस करने वाले अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी जो जिसका घर अवैध है उसी का गिराते हैं और उसको पहले ही आदि नोटिस आदि दी जा चुकी होती है। और अगर वो अपराध में पाया जाता है तो इससे उसका कॉन्सेप्ट जो है ऐसा नहीं है कि वो अपराध में पाया जा रहा है इसलिए गिराया जा रहा है, वो अवैध रहता है इसलिए गिराया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचना की जाती है कि बुलडोजर न्याय जो है, जैसे एक पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मदन बी लोकर जो है, इनका कहना है कि बुलडोजर न्याय कानून के सभी व्यवस्था के अलग है। देखिए, बुलडोजर न्याय कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है, या पुलिस दे रही है, या सरकार दे रही है, कार्यपालिका दे रही है। कार्यपालिका का काम है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनका काम न्याय देना नहीं है, दंड देना नहीं है। दंड देने का काम कोर्ट का होता है। इसलिए कहा जाता है ना, वकील और कोर्ट और प्रवर्तन एजेंसियां या पुलिस अलग अलग होती है, क्योंकि अगर अलग अलग ना हो तो क्या हो जाता है कि जो व्यवस्था है उसका जो रूल्स ऑफ द लॉ, कानून का शासन है, वो भंग हो जाता है। कानून के शासन के तहत, संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्याय या दंड देने का जो अधिकार है वो कोर्ट को है। ऐसे में बुलडोजर जस्टिस को अपनाना कहीं न कहीं कोर्ट की अवहेलना करता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसी मामले में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सिर्फ वो अपराध भर करता इसलिए उसका घर नहीं गिरा दिया जाता है।
अगर उसके पहले से ही उस पर कार्रवाई चल रही होती है, उस पर इंक्रोचमेंट का या अवैध अतिक्रमण का मामला चल रहा होता है और अगर वो कोई दोषी पाया जाता है तो उसको गिराया जाता है या उस पर पहले चल रही होती है, ऐसे में ये कहना कि दोषी पाया गया है उसके लिए गिराया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हम किसी अवैध अतिक्रमण का संबंध वो नहीं कहते हैं, लेकिन डिमोलिशन की कार्रवाई होनी चाहिए तो वह एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होना, प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। आप उसको नोटिस दीजिए, 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए। इसके बाद उसको अगर कोई शिकायत है, आप उसको नोट गिराने का दे रहे हैं तो उसके पास उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी ग्रीवियांस, अपनी शिकायत को दूर करने का भी राइट होना चाहिए, क्योंकि एक बार घर गिरा देने के बाद उसके पास कोई जो है क्यूरेटिव जस्टिस नहीं उत्पन्न जो है उसको प्राप्त होता है। तो ये मामला है। चलिए आगे हम अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी। देखिए, भारत सरकार 2021 के बजट में, 20-21 के बजट से ही जो है कोरोना काल यानी 21-22 के बजट से ही जो है कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल कृषि मिशन को लाने की योजना बना रही थी। ठीक है, जैसे वो हर क्षेत्र में अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना रही है, कृषि क्षेत्र में भी वो अपनाने की वो उस पर जो है वो बल दे रही थे। लेकिन किन कारणोंवश, जबकि कोरोना आ गया, कोविड के बाद महामारी और समस्याएं आने के कारण इसे टाल दिया गया और 2023-24 और 24-25 इन दोनों बजटों में कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपनाने की बात की गई। इस बजट भाषण में जो है 23 जुलाई का जो बजट भाषण था वित्त मंत्री का, उसमें उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हम डिजिटल कृषि मिशन को अपनाएंगे और उसी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने जो है कल इस मिशन को मंजूरी दे दी है। 2800 समथिंग करोड़ रुपए का है, जिसमें से 1900 करोड़ रुपए के आसपास जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, बाकी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ये चीज़ें की जाएगी। और ये सारा चीज़ जो है ये कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने की बात है कि कैसे किसानों को कृषि सुविधाएं, जो कृषि सेवाएं हैं, उसको बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके। कृषि सेवाएं क्या है, उनको नॉलेज दिया जाए, उनके फसल के बारे में सही जानकारी दिया जाए, उनकी भूमि के बारे में सही जानकारी दिया जाए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन तक उनकी पहुंच हो। तो ये सारे पहलू को अपनावन देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक अंग के रूप में डिजिटल कृषि मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें अगर देखें परिचय के रूप में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को लॉन्च किया है। इसमें 1900 कुछ समथिंग करोड़ जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, 1968 करोड़ है क्या मेरे ख्याल से, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, बाकी राज्यों द्वारा दिया जाएगा। इस मिशन को डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में माना जाता है, जैसा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना। यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करेंगे कृषि क्षेत्र में, और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को भी लागू करना है, या और अन्य किसी क्षेत्र में आईटी पहल कृषि को हो रहा है तो उसको भी अपनाने की बात इसमें की जा रही है। डिजिटल कृषि मिशन क्या है, तो देखिए ये डिजिटल कृषि मिशन डिजिटल क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अपनाने का मिशन है और अन्य क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख पहल, जैसे ई गवर्नेंस पहल है, क्या है, जैसे देखिए आधार है, डिजी लॉकर है, ई हस्ताक्षर है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई है, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जैसे ये जो डिजिटल समाधान सरकार के चल रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, उसी का एक अब ये कृषि क्षेत्र के लिए इसी तरह का डिजिटल जो है कृषि क्षेत्र में जो है ई गवर्नेंस का मॉडल जो है वो कृषि क्षेत्र में अपनाने की बात इसमें किया जा रहा है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत डीपीआई के 3 प्रमुख घटक हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। एक है एग्रीस्टैक, इसमें जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जैसे किसान हैं तो किसानों की रजिस्ट्री होगी, उनकी भूमि की रजिस्ट्री होगी, और बोए गए फसल है उनकी रजिस्ट्री की बात की जा रही है। और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अभी सरकार ने हाल ही में एक कृषि मंत्रालय में जो है एक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, कृषि डीएसएस करके। यह जो है कृषि क्षेत्र में निर्णय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सारी जो जियो इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हैं, भू स्थानिक सूचनाएं हैं,
उनको उपलब्ध कराता है, जैसे ज़मीन की सूचना, जैसे पानी की सूचना, जैसे मौसम की सूचना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है ताकि अच्छे से निर्णय लिया जा सके। और मृदा प्रोफाइल मानचित्रीकरण भी इसमें शामिल होता है। इसमें प्रत्येक डीपीआई घटक ऐसे समाधान प्रदान करेगा जो किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इस मिशन का उद्देश्य एक तकनीक आधारित पारिस्थितिकी तंत्र डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण बनाना भी है। यानी ये तो एक है ही है, साथ में एक डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण भी बनाना है जिससे कृषि उत्पाद का सटीक अनुमान किया जा सके। देखिए, कृषि उत्पादों का सटीक अनुमान न होने पे, जैसे एक बार पिछली बार एस्टेक जब वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया था तो उसमें वित्त मंत्री का कहना था कि अभी क्या होता है कि फसल किसान बोता है, कितना फसल बोया गया है, क्या किया गया, इसका अनुमान है, लेकिन एक्चुअल में उत्पादन कितना होगा ये पता नहीं चल पाता। ये हार्वेस्टिंग के बाद ही अनुमान लगता है। और अगर हार्वेस्टिंग के बाद कोई चीज़ फसल का अनुमान ज़्यादा है तो सरकार अगर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अगर आयात का फैसला कर देती है तो अपने आप किसान का जो कीमत होती है मार्केट में, जो उस फसल की कीमत होती है वो डाउन हो जाता है, जिससे किसानों का नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर समय के पहले ही पूर्वानुमान रहेगा तो सरकार पहले से ही उसके लिए व्यवस्था बना देगी तो किसानों को अच्छा मूल्य भी मिल सकता है और हमारी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित रह सकती है। इसके बारे में अगर देखें, इसके पहलू के बारे में कि डिजिटल किसान कृषि मिशन के लिए फंडिंग के बारे में, तो 2817 करोड़ रुपए का ये बजटीय आवंटन इसमें किया गया है, जिसमें से 1940 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा दिया जाएगा, बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का दिया जाएगा। इसका जो शुभारंभ है कृषि मंत्रालय की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी सरकार, उसके जो 100 दिन का है उसमें ये लागू किया गया है। इस मिशन को अगले 2 वर्षों में 2025-26 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा, इसका ये प्लान है। इसके अगर हम देखें तो पहले मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप से यह संभव नहीं हो सका था। भारत सरकार ने बाद में केंद्रीय बजट 2023-24 और 2024-25 दोनों में ही कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की घोषणा की है। अब आते हैं कि डिजिटल कृषि मिशन के 3 स्तंभ या 3 पिलर जो है। पहला है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक यानी जो है किसानों से जुड़े हुए स्टैक, जैसे एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, इंडिया स्टैक बोलते हैं उसको। इसमें है पहचान करना है, भुगतान करना है और डेटा प्रबंधन करना है। ठीक है, पहचान के लिए आधार है, भुगतान के लिए बहुत सारी प्रणालियां हैं और डेटा प्रबंधन है, ये इंडिया स्टैक है। इसी तरह के पहलू को एग्रीकल्चर में एग्री स्टैक के रूप में लाया जा रहा है, जिसमें 3 मूलभूत कृषि क्षेत्र में रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल है। यानी कृषि क्षेत्र के 3 मूलभूत क्षेत्र के बारे में डेटा आंकड़े एकत्रित किया जाएगा, जिसमें किसान रजिस्ट्री है, किसानों की रजिस्ट्री, तो किसानों को आधार के ही समान एक डिजिटल पहचान या किसान आईडी दी जाएगी, जिसे भूमि, उसमें क्या रहेगा, भूमि के बारे में रिकॉर्ड रहेगा, उनके पशुधन के स्वामित्व के बारे में, बोई गई फसलों के बारे में, जनसांख्यिकी विवरण रहेगा, पारिवारिक विवरण रहेगा, योजनाओं और प्राप्त लाभों आदि के गतिशील डायनेमिक रूप से भी इसे जुड़ा जाएगा। यानी एक किसानों को जैसे आधार कार्ड होता है वैसे किसान आईडी दिया जाएगा, जिसमें ये सारी सूचनाएं किसानों से जुड़ी हुई दी जाएगी। और ये पूरा एक रिपोजिटरी बनाना है। प्लानिंग ये है कि 11 करोड़ किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, डिजिटल पहचान दी जाएगी, जिसमें 6 करोड़ को चालू वित्त वर्ष में करना है, 3 करोड़ को अगले वित्त वर्ष 25-26 में और शेष 2 करोड़ को 26-27 में शामिल किया जाएगा। यानी 11 करोड़ को किसानों को किसान आईडी दी जाएगी, जिसमें किसानों से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि आप अगर किसी क्षेत्र में किसी भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे मुख्य पहलू है उसके बारे में पहचान का होना, तो इसमें पहले किसानों की पहचान हो जाएगी। अब एक बार अगर ये किसान रजिस्टर बन गया, यानी किसान आईडी बन गया, तो किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए खुद को डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणित कर सकेंगे। इससे उनको जो बोझल कागजी कार्रवाई से बचेंगे, उन्हें विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में सेवा प्रदाताओं के पास शारीरिक रूप से जाने की भी बहुत कम या बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को घर बैठे ही वो सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो उनकी किसान आईडी से ही सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अब किसान रजिस्ट्री हो गई। किसान रजिस्ट्री के बाद जो बोई गई फसल है उसकी रजिस्ट्री के बारे में, यानी सोइंग क्रॉप रजिस्ट्री। इसमें देखिए बोई गई फसल
रजिस्ट्री किसानों द्वारा लगाई गई फसलों का विवरण प्रदान करेगी। प्रत्येक फसल सीजन में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें मोबाइल आधारित जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बोई गई फसल रजिस्ट्री विकसित करने के लिए 2023-24 में 11 राज्यों के एक पायलट डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम भी शुरू चल रहा है, जिसे सभी राज्यों में लागू करने की विचार है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करना है, जिसे इस चालू वित्तीय वर्ष में 400 जिलों में और शेष जो है 2025-26 में किया जाएगा। साथ ही में भू संदर्भित ग्राम मानचित्र, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो भौगोलिक मानचित्र है उसको जियो स्टेशनरी या रिमोट सेंसिंग डेटा या अन्य सूचनाओं के द्वारा वो संदर्भित किया जाएगा। तो एग्री स्टैक में किसानों के बारे में, बोई गई फसलों के बारे में और भूमि के बारे में जियो स्टेशनरी जो है भूमि के बारे में जो है जियो स्पाइटल सूचनाएं या भौगोलिक क्या कहते हैं उसको मानचित्र जो है भौगोलिक जानकारी के साथ वो जुड़ा रहेगा। अब इसके बाद है दूसरा कि कृषि डीएसएस। कृषि क्षेत्र में अगर किसानों के लिए कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली हाल ही में लाया गया है। इसमें फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक ये जियोस्पाइटल जो है प्रणाली बनाई गई है। यह जानकारी बोए गए फसल का पैटर्न कि क्या क्या बोया गया है, सूखे और बाढ़ की निगरानी करेगी। किसानों द्वारा फसल बीमा दावों का निपटान के लिए प्रौद्योगिकी मॉडल आधारित उपज मूल्यांकन की पहचान करेगी। साथ में फसल मानचित्र निर्माण का भी समर्थन करेगा ये कृषि डीएसएस। मृदा प्रोफाइल मानचित्रण इस अगला है, इसमें मृदा प्रोफाइल मानचित्रण। इसमें इस मिशन के तहत लगभग सरकार की योजना है कि 142 मिलियन हेक्टेयर यानी 14 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर जो है कृषि भूमि को इसमें मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्र बनाया जाएगा, एक संबंधी 10,000 पैमाने पे। और 29 मिलियन हेक्टेयर की विस्तृत मृदा प्रोफाइल सूची पहले ही पूरी हो चुकी है। यानी अगर इसमें पहल में देखा जाए तो एग्री स्टैक में किसानों से जुड़ी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सूचना, जिसमें किसानों से जुड़ी हुई सूचना ली जाएगी, जिसमें उनसे बोई गई फसलों के बारे में सूचनाएं रहेंगी। भूमि का जो है मानचित्रण ग्रामीण स्तर पे किया जाएगा, गांव के स्तर पे मानचित्रण किया जाएगा। कृषि में जो डीएसएस है या डिसीजन जो है सिस्टम है उसे अपनाने की बात की जा रही है। और अंततः जो मृदा प्रोफाइल है उनका मानचित्रण किया जाएगा कि मृदा के बारे में भी जानकारी रहे, ये चीज़ें है। एक और जो इसमें कहा जा रहा है यानी जो है डिजिटल कृषि योजना मिशन के अतिरिक्त जो है उसमें एक और उद्देश्य है कि डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, यानी एक सामान्य फसलों का एक डिजिटली अनुमान जो है उसका सर्वे किया जाए, जिससे कि फसल के बारे में हमें पहले से ही फसल की उपज के बारे में पहले से ही जानकारी हो सके। देखिए DGCES मौजूदा फसल उपज अनुमान प्रणाली को बेहतर बनाने और डेटा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम होगा। यह भारत के कृषि उत्पाद अनुमानों की सटीकता के बारे में कभी कभी उठाई जाने वाली चिंताओं को भी संबोधित करेगा। अब अगर एक बेहतर डेटा होगा तो सरकारी एजेंसियों को कागज रहित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर आधारित खरीद करने पर आसानी हो जाएगी। फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण जैसी योजनाओं और सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा सकता है और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सिस्टम भी विकसित किया जा सकता है। साथ ही में DGCS आधारित उपज और रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ साथ बोए गए फसल क्षेत्रफल पर डिजिटल रूप से कैप्चर किए गए डेटा से फसल उत्पाद अनुमानों की भी सटीकता में सुधार करने की मिलेगा और प्राप्त डेटा फसल विविधीकरण को सुविधाजनक बना सकता है और फसल और मौसम के अनुसार सिंचाई की जरूरतों का भी मूल्यांकन कर सकता है। तो ये कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए कृषि डिजिटल मिशन के बारे में जुड़ी हुई सूचनाएं थी। अगला जो हमारा समाचार है वो एक छोटा सा न्यूज़ है। रविवार के दिन एक रिपोर्ट आई थी, GTTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक थिंक टैंक है, वो चीन से जुड़े हुए व्यापार को लेकर काफ़ी उस पर आंकड़े उसके आते हैं, वैश्विक व्यापार पे भी उसके आंकड़े आते हैं। उसने कुछ बातें बताई। उसने कहा कि भारत में कई ऐसे जो है चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से हमारा MSME सेक्टर उत्पादन करता रहा है, उसमें 90%, कुछ चीज़ें तो 90-95% चीन से आयात होता है। जितना हम खपत करते हैं उसका 90 से 95% चीन से आयात हो रहा है और ज़्यादातर चीज़ों में वो 50 से 40%, 40 से 50%, 60% जो है वो चीन के आयात की भूमिका है। अब चीन का जो सस्ता आयात है उससे जो हमारा बाजार पट गया है
उसके कारण जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो इन चीज़ों का उत्पादन करता है, उसके लिए सर्वाइवल का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे हमारे मतलब रोजगार और उसकी तो कमी हो ही रही है, हमारे लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक हो रही है। क्योंकि जीटीआरआई का कहना है कि अगर हम कोयले का आयात करते हैं, जो है खनिज संसाधनों का आयात करते हैं, पेट्रोलियम का आयात करते हैं, तो उससे जो हमारा व्यापार घाटा होता है, या हैवी मशीनरीज का करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स का कर रहे हैं, उससे हमारा जो व्यापार घाटा होता है वो भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो क्षम्य है। लेकिन जो औद्योगिक वस्तुओं का, खासतौर से वो औद्योगिक वस्तुएं जो कि हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है, अगर उसमें ऐसे बेतरतीब तरह से आयात होता रहेगा तो निश्चित रूप से ये देश के लिए उचित नहीं है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, आइए ज़रा देखते हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने 1 सितंबर को जारी अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार छाते, कांच के बने पदार्थ, कटलरी, हैंडबैग और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में काम करने वाले भारतीय छोटे व्यवसायों को चीनी सामानों के आगमन के कारण घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि सस्ते चीनी सामान के कारण एमएसएमई के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जा रहा है, जिससे उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां भारत में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वह भारत में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में अगर एमएसएमई सेक्टर को दुष्प्रभावित होगा किसी भी चीज़ों से, तो हमारा बहुत बड़ा जो है रोजगार का चंक है वो प्रभावित होगा। और दिक्कत क्या रहा है, जो चीनी सामान सस्ते से आ जा रहा है, जिससे बाजार पड़ जा रहा है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में हमारा एमएसएमई सेक्टर सक्षम नहीं हो पा रहा है। देखिए, वैसे तो मार्केट की होती जो चीज़ें सस्ती मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने यहाँ के उत्पादकों को संरक्षित करने के लिए और अपने यहाँ पे कह सकते हो आत्मनिर्भरता लाने के लिए, रोज़गार जनरेट करने के लिए हम अपने उत्पादकों को संरक्षित करते हैं। तो ऐसे सामानों को हम अपने यहाँ पे डंप, चूँकि चीन में ऐसा नहीं है कि चीन में चीज़ें सस्ती बनती हैं, वो जब निर्यात करता है तो वो सस्ती हो जाती हैं। ये चीन की कर नीतियों का और वहाँ पे लार्ज स्केल पर बनाने के कारण ये चीज़ें होती है। तो चीन को भले उसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन उसका नुकसान दुनिया के अनेक देशों को उठाना पड़ता है। और भारत में तो देख ही रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कैसा नुकसान उठाना पड़ता है? चीनी आयात का प्रभुत्व स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर रहा है, यानी चीन का जो सस्ता आयात है, यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो विस्थापित हो जा रहा है। कैसे? देखिए, भारत में इस्तेमाल होने वाले 90% से अधिक छाता हम इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला, उसमें भी सन अम्ब्रेला और ये सारी चीज़ें, कृत्रिम फूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, मानव बाल, ये सब चीन से आयात 90% से अधिक। कांच के बने पदार्थ, चमड़े, खिलौने जैसे उत्पाद श्रेणियों में इन वस्तुओं के लिए भारत के लिए कुल बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 60% से अधिक हो गई है। यानी छाता आदि चीज़ों में 90% से ज़्यादा, कांच के पदार्थ, चमड़े, खिलौने जैसे उत्पाद श्रेणियों में 50% से अधिक, इसी तरह से सिरेमिक उत्पादों में 51.4%, संगीत वाद्य यंत्र में 51.2%। ये वो क्षेत्र हैं सिरामिक और संगीत वाद्य यंत्र जो कि परंपरागत रूप से भारतीय कारीगर कभी इसमें फलते फूलते थे, लेकिन अब सस्ते चीनी आयात के कारण 50% तो चीन के आयात से ही पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि उतना इनकी खपत कम हुई है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में आपको चुनौती देखने को मिलेगी। और यह रिपोर्ट यह भी संकेत दिया है कि चीन से भारत के औद्योगिक सामान का आयात लगातार बढ़ रहा है। देखिए, चीन से जो हमारा आयात है ना, दुनिया इसमें हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ ही होता। उसके पहले अमेरिका के साथ था, लेकिन चीन फिर आ गया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हैविली चीन के साथ हमारा घाटा है। चीन के साथ अगर अभी देखें तो जनवरी से जून 2024 तक भारत ने चीन को $8.5 बिलियन का निर्यात किया। हम $8.5 बिलियन का भारत ने निर्यात किया और चीन ने $50.4 बिलियन का हम चीन से आयात किए, यानी 41.9 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार घाटा रहा। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि चीन से हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लाते हैं जिनका हम
उसका जो है इंटरमीडिएटरी प्रयोग करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप है या कई सारे टूल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम करके फिर आगे निर्यात के लिए करते हैं। चलो ये तो समझ में आता है। हैवी मशीनरीज मंगाते हैं, फोटोवोल्टिक सेल मंगाते हैं जिनका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं अपने औद्योगिक या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कर रहे हैं, वहाँ तक तो क्षम्य है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें, जैसे अगर आप देखिए तो चीन के आयात का 98.5% या 49.6 बिलियन डॉलर औद्योगिक सामान है। अब इसमें जो है भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी, यानी टोटल हम जो औद्योगिक सामान आयात करते हैं उसमें चीन से 29.8% आयात करते हैं। और जो भी हमारा औद्योगिक है आठ क्षेत्र, उस सभी में शीर्ष उत्पाद जो है आयातक जो है शीर्ष निर्यातक हमारे लिए जो है हम शीर्ष आयात हम चीन से ही करते हैं। तो ये जो 98.5% हम चीन से औद्योगिक वस्तुओं का आयात करते हैं, उसमें से जो कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिनका हम इस्तेमाल आगे निर्यात के लिए यहाँ पे असेंबलिंग या बनाने के लिए करते होंगे, हैवी मशीनरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं होंगी, वहाँ तक तो चलो ठीक है, वो भी उसमें भी हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो वस्तुएं कि छाता ले रहे हो, खिलौना ले रहे हो, कटलरी ले रहे हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एमएसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचा रही है। यही बात जीटीआरआई भी कह रही है। देखिए, ये कह रही है कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है, यानी चीनी आयात पर भारी निर्भरता भारतीय एमएसएमई की बाजार हिस्सेदारी और अस्तित्व को खत्म कर रही है। ऐसे में इन छोटे व्यवसायों की रक्षा और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना आवश्यक है। जीटीआरआई कह रहा है कि इस बात पर प्रकाश डाला कि कच्चे तेल और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों में व्यापार का घाटा चिंताजनक है, निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन आयातित औद्योगिक वस्तुओं पर बढ़ती निर्भरता भारत की आर्थिक संप्रभुता को खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उनको चौपट कर देंगे और खासतौर से एमएसएमई सेक्टर का चौपट हो जाएगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास दोनों प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देने की बात जीटीआरआई कर रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाके देख लीजिएगा। बाकी पढ़िएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।